बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के हवाले से और वैसे एकेडमिकली भी जो एहतजाज और धरने की सियासत है उसके हवाले से है कि एहतजाज और धरना जो है ये इसके पीछे क्या अवामिल होते हैं और इसकी कामयाबी और नाकामी जो है उसके क्या असरात होते हैं और उसकी क्या वजूहात होती हैं। तो पहली बात तो यह है कि एहतजाजी सियासत जो है वो हमारे यहाँ 1919 में पहली जंग अज़ीम के बाद सिविल नाफरमानी के तौर पर महात्मा गांधी की क़यादत में शुरू की गई और गांधी ने मुसलमानों को साथ मिलाने के लिए खिलाफत का मसला छेड़ दिया कि खिलाफत बचाने के लिए है। वो हिंदुस्तान में बैठ के मुसलमान खिलाफत क्या बचा सकते थे, लेकिन बहरहाल वो उसमें शामिल हो गए और बड़ी जज्बाती किस्म की मूवमेंट में चली। तो इनका अगर तज्ज़िया किया जाए, पहली जो मैस एजिटेशन थी वो वही थी 1919 की। उससे पहले तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद जो है फिर वो जब आज़ादी करीब आई उस वक्त जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद उस वक्त कुछ एजिटेशन था, लेकिन वो इस तरह नहीं था जिस तरह के 1919 वाला था, बल्कि उसमें यही था कि पाकिस्तान बनेगा नहीं बनेगा, हिंदुस्तान डिवाइड होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल थे मोस्टली उसमें। तो उसमें उस तरह मैस एजिटेशन एज सच नहीं थी। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में जो भी थी, मुस्लिम लीग की, कांग्रेस की और पंजाब की हद तक ये आपके अहरार और यूनियनिस्ट और खाकसार ये एक्टिव थे। तो वो उसको उस एजिटेशन में शुमार नहीं किया सकता। उसके बाद अगला जो एजिटेशन हुआ है वो फिर जाके हुआ है हमारे यहाँ 68-69 में। उसके बाद अगला जो हुआ है वो हुआ फिर 1977 में, 1970 के जब इलेक्शन हुए हैं तो उसके बाद जो PNA की मूवमेंट थी वो उसमें जो हुआ है वो एक मैस एजिटेशन था। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है एजिटेशन की पॉलिटिक्स को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। 2014 में पहली दफ़ा ये किया गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कराया गया। और तो उस वक्त किसी ख़ास मकसद के लिए इसको लॉन्च किया गया, किसी ख़ास मकसद के लिए इसको बढ़ोतरी दी गई, लेकिन ये मैस मूवमेंट नहीं थी। अवाम इसके पीछे नहीं थे, लेकिन इदारे इसके पीछे थे और इदारों ने ही इसको आगे बढ़ोतरी दी और वही इसके पीछे थे तो और ख़ास मकसद के लिए। तो उसको भी जो है मैस एजिटेशन में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक अंदरूनी रियासत के अंदर एक और रियासत जो थी उसने दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ जो था वो इक़दाम का फ़ैसला किया था। तो उसमें अवाम का जो था वो बराह रास्त इस तरह हिस्सा नहीं था। इस वक्त जो हो रहा है वो एक एजिटेशन की पॉलिटिक्स है, धरना पॉलिटिक्स है, उस पर बात की जाएगी। बेसिक जो एलिमेंट्स हैं धरना, एजिटेशन, एहतजाज, इसकी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो उनका बुनियादी जो ताकत है और बुनियादी जो कमज़ोरी है वो एक ही है। इनकी ताकत ये है कि ये अवाम में बेपनाह गुस्सा, नफ़रत ये पैदा कर देते हैं। उनको शिद्दत से एहसास दिलाया जाता है कि आपके ये जो मसाइल हैं इनका हल ये है, और वो बड़ा सीधा सा सादा सा हल बताया जाता है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगला एलिमेंट जो है वो एक लीडरशिप होती है जो अवाम को इसमें लेके चलती है। अगला एलिमेंट जो है वो स्ट्रक्चर होता है, पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है जो नीचे तक अवाम तक पहुंचता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और उस एजिटेशन को ऑर्गेनाइज करता है। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में किस रोज़ करना है हड़ताल, किस वक्त हड़ताल बंद करनी है, वो लंबी चौड़ी वो एक साइंस है वो भी। तो उसके बाद जो 1919 में जो कुछ हुआ वो यही था, यही एलिमेंट्स थे उसमें, नफ़रत, गुस्सा, और टारगेट बताया गया कि खिलाफत बचानी है,
हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि खिलाफत बचानी है, वो बिल्कुल गैर हकीकी चीज़ थी। मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल उससे दूर रहे और अंग्रेज़ों के एजेंट कहलाए। उन्होंने मशवरा दिया कि मत करो ये, लेकिन मुसलमान तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। और ख़ास तौर पे जो उलमा थे उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुक़द्दस फरीज़ा है और ये जो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं ये तो हमें मुझसे मना कर रहे हैं। तो उनकी नहीं सुनी गई और खिलाफत मूवमेंट बड़े ज़ोर शोर से चली और कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। खिलाफत भी ख़त्म हो गई और मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, ना हिंदुस्तान में कुछ मिला, ना कहीं और कुछ मिला उनको। तो उसके बाकी जो असरात हैं वो अलग हैं, वो तारीख में रकम है, देखे जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त टारगेट सिर्फ ये है कि एजिटेशन पॉलिटिक्स जो है वो अपना जो मकासद है वो हासिल कर सकती है या नहीं, किस हद तक हासिल कर सकती है और बिल आखिर क्यों नाकाम होती है। उसमें जो बुनियादी मसला है वो ये कि ये एजिटेशन पॉलिटिक्स जो है ये माशरे में एक तकसीम पैदा करती है। नफरत और गुस्से का मैंने पहले जिक्र किया। तकसीम पैदा करती है और तकसीम किस हद तक ले जाती है कि माशरे के अंदर तसादुम शुरू हो जाता है। अगर वो बहुत अरसा कायम रहे और स्टेट का जो है वजूद और स्ट्रक्चर वो मजबूत हो तो वह इनकलाब की तरफ चला जाता है, जैसा कि फ्रांस में हुआ, रूस में हुआ, ईरान में हमारे सामने हुआ। अगर ना हो तो फिर वो जो एजिटेशन है वो डाई डाउन हो जाता है और मज़ीद मुश्किलात पैदा करता है। अब एजिटेशन को आगे बढ़ाने के लिए और उसे सस्टेन करने के लिए आपको एक नारा देना होता है और आमतौर पे एक ही होता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि वो डाई डाउन हो रहा है तो फिर आप उसके टैक्टिक्स चेंज भी करते हैं। मसलन मैंने 1919 का हवाला दिया, उसमें मुसलमानों को शामिल करने के लिए मजहबी रंग दिया गया खिलाफत के लिए। 1977 का जो एजिटेशन था PNA का, वो शुरू तो इस पे हुआ था कि इलेक्शन दोबारा कराए जाए, कि 7 मार्च 1977 को इलेक्शन हुए हैं, वो धांधली की पैदावार हैं, बल्कि गालिबन 5 मार्च को हुए थे, 7 मार्च को शायद सूबाई असम्बली के हुए थे, तब मार्च के इलेक्शन थे। तो वो धांधली की पैदावार है, हम इसको नहीं मानते। और कुछ अर्सा वो चला, मार्च से लेके जुलाई तक वो चलता रहा और वो मैस एजुटेशन था। उसमें दुकानें बंद थी, कॉलेज स्कूल बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती थी, और कराची से लेके और पेशावर तक हर जगह ये मौसर था। और पूरी पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी सारी की सारी इस हमारे पाकिस्तान के पूरे हिस्से में वो एक तरफ थी और पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट भी थी वो एक तरफ थी। तो उसको सस्टेन करने के लिए अब एक सेकुलर सा मसला भी इलेक्शन कराएं, इलेक्शन दोबारा कराएं, वो धांधली की है, मतलब सीधी सी बात है। लेकिन इस मसले पर लोग जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं होते कि भाई इलेक्शन है, ठीक है, धांधली थी, अब दोबारा हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो हमारे रोज़गार को क्यों, हमें रोज़गार करना है, दुकान खोलनी है, दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, तो हमें क्यों तंग करते हो भाई, हर रोज़ जलसा जुलूस करते हो। तो उसको करने के लिए फिर जब ये डाई डाउन होने लगा तो उसको नारा दिया गया निज़ाम मुस्तफ़ा, कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा के हमें मूवमेंट है, क्योंकि हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। और क्योंकि मजहबी जमातें उसमें शामिल थी, सारी की सारी मजहबी जमातें शामिल थी और सेकुलर जमातें भी शामिल थी उसमें, तो वो मजहबी नारा देकर उसको फिर सस्टेन किया गया। और जब भुट्टो साहब ने ऑफर की कि हाँ ठीक है भाई, अगर निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए तो मुझे तो नहीं पता, आप आए मुझे बताएं कि क्या करना है, इस्लामी निज़ाम कैसे नाफिज करना है, तो हम कर देता हूँ मैं। तो मुफ्ती साहब ने, मरहूम ने कहा कि नहीं, ये मसला तो इलेक्शन का है। तो वो देखिए कि वो फ़ौरन पलट जाते हैं, क्योंकि लीडरशिप मुफ्ती साहब के पास थी कि नहीं, वो तो हमें इलेक्शन का मसला है, निज़ाम मुस्तफ़ा हम खुद नाफिज करेंगे। तो इसमें होता यह है कि जो इदारे हैं, आपकी फ़ौज है, आपकी हुकूमत है जिसमें आपकी पार्लियामेंट शामिल है, आपकी अदलिया शामिल है, आपकी फ़ौज, आपकी पुलिस शामिल है, आपके बाकी जो सरकारी ओहदेदारान हैं वो शामिल हैं, वो इसका टारगेट बनते हैं कि इनकी वजह से ही हो रहा है। और उनको फिर जो है कमज़ोर इस तरह किया जाता है कि वो
अपना जो असल मकसद है उसको पूरा नहीं कर पाते, या ये कहा जाता है कि ये करना नहीं चाहते। ये जो हुकूमत है, खा वो अंग्रेज़ की हुकूमत है, खा वो उसके बाद अयूब खान की हुकूमत है, खा उसके बाद ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी MRD के सिलसिले में, या उसके बाद या उससे पहले भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी उसमें, या आजकल जो है कि ये जो है इनको हम हटा के रहेंगे। तो नतीजा ये निकलता है कि हालांकि आपने उन्हीं इदारों के साथ ही काम करना होता है, लेकिन आप उनको टारगेट करते हैं और उनको हैमर करते रहते हैं, जिससे वो इदारे कमज़ोर होते हैं और उन पे जो है एतमाद ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और फिर क्योंकि आपने इसको सस्टेन करना होता है, तो इसलिए आप उसका जो है वो टेम्पो जो है उसको बढ़ाते रहते हैं और वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर कि सुलह नामुमकिन हो जाती है, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और जब कंप्रोमाइज़ नहीं, और सियासत जो है वो कंप्रोमाइज़ का नाम है, जमहूरियत भी कंप्रोमाइज़ का नाम है कि आप ये देखते हैं कि क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है। आइडियल को जो है उसको अचीव करने की कोशिश नहीं की जाती। आइडियल जो है वो किताबों में, शायरी में, फ़लसफ़े में अच्छा लगता है, लेकिन अमली ज़िंदगी वो आइडियल ज़िंदगी नहीं होती। खा वो एक आम फ़र्द की हो, एक फैमिली की हो या रियासत की हो, वो तो जो अमली सूरत हाल है, जो अमली तकाज़े हैं, उनके सामने ही, उनके पेश नज़र ही वो उस बात को आगे बढ़ाया जाता है कि क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। तो ये जब नारे दिए जाते हैं कि हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, हमें खिलाफत की जो है वो प्रोटेक्शन चाहिए, हमें जो है वो हकीकी आज़ादी चाहिए, हमें रियासत मदीना चाहिए, तो ये नारे कोई स्पेसिफिक नहीं होते, इनका कोई हल नहीं होता, कोई इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक जज्बाती माहौल मुहैया कर देते हैं। इसीलिए ये आगे चलकर जो है वो नुकसान का बायस बनते हैं, खुद उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने ये शुरू किया है और बाकी रियासत के लिए, माशरे के लिए। अब इस वक्त जो हो रहा है वो ये कि PTI का जो अंदाज़ सियासत है वो यही है। उसमें फ़र्क ये है कि 1919 से तो 1977 के, बल्कि MRD की मूवमेंट को भी इसमें शामिल कर लीजिए, कि तमाम सियासी कुव्वतें जो थी वो उस एजिटेशन का हिस्सा थी, और जो टारगेट था, जो बाहर था, वो एक सियासी जमात थी। अंग्रेजी दौर में अंग्रेज़ की हुकूमत थी, या जो लोकल पंजाब की हद तक यूनियनिस्ट वगैरह थे वो तो बाद में आए, ताहम वो हुकूमत थी, बरतानवी राज था। 1977 की जब मूवमेंट चली PNA की, तो उसमें टारगेट एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एक पार्टी थी, बाकी सारी की सारी जमातें, 9 जमातें थीं, वो दूसरी तरफ थी। इसी तरह अयूब खान के ख़िलाफ़ जब मूवमेंट चली है, तो अयूब खान की हुकूमत अपने कन्वेंशन लीग के साथ एक तरफ थी और बाकी सारी सियासी कुव्वतें मशरक़ी पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में, वो एक तरफ थी। इस वक्त जो फ़र्क है वो ये है कि तमाम की तमाम सियासी कुव्वतें एक तरफ हैं और अकेली जो है इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ वो एक तरफ है। वो न सिर्फ हुकूमत और इदारों के खिलाफ है, बल्कि तमाम सियासी कुव्वतों के खिलाफ है। तमाम तर सियासी कुव्वतें जो हैं, वो राइट की हों, वो लेफ्ट की हों, वो लिबरल हों, वो कंजर्वेटिव हों, वो रिलीजियस हों, वो नॉन रिलीजियस हों, तमाम की तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं ये इसकी टारगेट हैं। और यही नहीं बल्कि इदारे भी टारगेट हैं। अदलिया में हमें अपना आदमी चाहिए, फौज में हमें अपना आदमी चाहिए, इलेक्शन कमीशन में हमें अपना आदमी चाहिए, जो हमारी पसंद का वो होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको डिसएडवांटेज देती हैं। आपने पूरे माशरे को, पूरी हुकूमत को, पूरी सियासी कुव्वतों को एक तरफ कर दिया और आप अकेले खड़े हैं। आपकी सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट जो है उसको तब्दीली लाने के लिए, इसको अमली तौर पर ट्रांसलेट करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए दूसरी सियासी कुव्वतों की, औज़ार अवाम की, और इदारों में आपकी सपोर्ट होनी चाहिए, जो कि कम होती जा रही है। पहले आपने जब कामयाब धरना दिया, कोट एंड कोट में कामयाब, तो वो सीधा सीधा आपको ISI ने, फौज ने करवा के दिया आपको, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
और जब हुकूमत में आपको लाएगा तो भी आपको वो जो है वो धांधली से लाएगा, जैसे कि अब यह हुकूमत मौजूदा हुकूमत है ये भी धांधली से लाई गई है, और वही लेकर आए जो आपको लेकर आए थे वही इनको लेकर आए। जब उनको निकाला था जब गवर्नमेंट में हैं तो उसी उन्होंने अब आपको निकाला है। तो अब आप जो हैं वो इन सारी कुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं और ये गैर हकीकत पसंदाना मसला है। आप इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे, इसका नुकसान मुल्क को होगा, आपकी जमात को होगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपकी जो लीडरशिप है, सेकेंड टियर लीडरशिप जो है वो मैदान से गायब है। वो जलसा लाहौर का हो, वो संगजानी का हो, वो आज का जो कल जो एजिटेशन था कि हम डी चौक पहुँचेंगे, उसमें देख लीजिए, सिवाय एक वज़ीर आला के जो आपके खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हैं, उनके अलावा कोई लीडरशिप आपके सामने नहीं है। कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, वो एजिटेटेड हैं, वो चार्ज्ड हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप गायब है। तो लीडरशिप के बगैर बात नहीं बन सकती। अगला मसला यह है कि आपका स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टी स्ट्रक्चर ग्राउंड तक नहीं है। पीएनए की मूवमेंट जो हमने खुद देखी है उसमें जो स्ट्रेंथ यही थी कि वो जब उनके मजहबी जो तबकात थे वो साथ थे उनके, तो मस्जिदें जो थी वो टारगेट उनका जो मरकज़ बन गई थी। अब मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने नहीं रोक सकते, जुमे की नमाज नहीं रोक सकते, तो जुमे की नमाज के बाद वहाँ से एजिटेशन शुरू होता था। कभी वो नीला गुंबद लाहौर से, कभी वो जो है मस्जिद शुहदा माल रोड से, और छोटे छोटे शहरों में भी यही था कि जुमे की नमाज पढ़ के जुलूस निकाल दो, और वो उसको रोकना मुश्किल था। मस्जिद में आप जाने से रोक नहीं सकते, मस्जिद में निकलने से रोक नहीं सकते। और इस वक्त आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपका पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है जो ग्राउंड लेवल तक हो, जो ऑर्गेनाइज कर सका हो। सिर्फ गुस्सा, नफरत, ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी। तहाँ ये एक बात जो मैंने अर्ज कर दी कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बिल आखिर नाकाम होती है, नुकसान करती है अपना भी और माशरे का भी। लेकिन जो मुख्तदर तबके हैं उनको इस पे सोचना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, वो उनको इस मसले का हल सोचना चाहिए। कोई एजुटेशन हवा में नहीं होता, उसकी वजूहत ज़रूर होती हैं। जो लीडरशिप है वो उसको गैर हकीकी नारे ज़रूर देती है, उसको आगे ले जाने के लिए उसमें झूठ और फरेब काफ़ी जो शामिल होता है, लेकिन उसके पीछे कोई न कोई वजूहत होती हैं और आमतौर पर मुआशी वजूहत होती हैं। 1919 का जो था उसमें भी मुआशी वजूहत थी। पहली जंग अजीम के बाद बरतानवी हुकूमत ने बेतहाशा जो है उसको पैसा चाहिए था, और हिंदुस्तान ही जगह थी जहाँ से वो पैसा ले सकते थे, तो उन्होंने यहाँ से बेतहाशा दौलत लेके जो है वो अपनी जंगी अखराजात पूरे किए। हमारे यहाँ ये कुछ हुआ। सन 65 की जंग हुई, सन 65 की जंग के बाद इकॉनमी बैठ गई, अयूब खान को इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, और सबसे पहले एजुटेशन जो वो उस पर हुआ था। भुट्टो साहब के खिलाफ जब एजुटेशन हुआ है पीएनए की मूवमेंट, उसमें सियासी वजूहत से शुरू हुआ था, लेकिन उसमें इकनॉमिक मसाइल भी शामिल थे कि भुट्टो साहब के ज़माने में भी मईशत जो थी वो डावाडोल रही, नेशनलाइजेशन और बाकी बहुत से मसाइल की वजह से इन्फ्लेशन बेतहाशा था उसमें बहुत टाइम, तो इकनॉमिक फैक्टर वहाँ भी था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इस वक्त भी जो सूरत हाल है उसमें ये है कि इकनॉमिक फैक्टर, अगरचे इकानमी इंप्रूव हो रही है, अफराद ज़र कम है, IMF से लोन मिल रहा है, डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, वो सारी बातें हैं, लेकिन आम आदमी तक इनके फ़वाइद नहीं पहुँचे अभी तक। जब तक वो उनको फ़वाइद नहीं पहुँचेंगे ये बेचैनी जारी रहेगी। तो इसलिए इन मसाइल का हल करना जो है बुनियादी तौर पर मुक़्तदर लोगों का, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का, फ़ौज का, अदलिया का, मुकन्नना का, इनका फ़र्ज़ है कि इसको एड्रेस करें। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एजुटेशनल पॉलिटिक्स गलत है, नुकसानदेह है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी वजूहत होती हैं जो मैंने अर्ज़ कर दी, इसके नताइज होते हैं जो मैंने अर्ज़ कर दिए, जो हमेशा नेगेटिव होते हैं। लेकिन इसको टोन डाउन करने के लिए आपको जितनी जल्दी इक़दाम कर सके उतना बेहतर है, वरना ये एजुटेशनल पॉलिटिक्स फ़ायदा किसी का नहीं होगा, नुकसान करेगी, और नुकसान ही हुआ है। पहले मैंने सब अर्ज़ किया कि सब नुकसान में गए। पीएनए की मूवमेंट जो थी वो मार्शल की सूरत में निकली। अयूब खान के जो 68 में जो एजुटेशन शुरू हुआ वो भी याह्या खान के मार्शल की सूरत में गया। MRD की मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो मार्शल का इस्तेमाल इतना था, अमेरिका अफ़गानिस्तान में आ गया था
रूस अफगानिस्तान में आ गया था अमेरिका की वजह से, फिर वो हमें जाना पड़ा वहाँ, उस वजह से मार्शल मिलिट्री गवर्नमेंट थी काफ़ी स्ट्रांग हो गई और MRD की मूवमेंट कोई हासिल वसूल ना कर सकी। तो इन वजूहात पे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हुए प्लीज़ इस पर गौर कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो रीओरिएंट कीजिए। ये एजिटेशन पॉलिटिक्स इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।